हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के 3000 एमसीक्यू में से अगला पार्ट करने वाले हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है। इसके पहले हम 2 पार्ट आपको करवा चुके हैं, नहीं देखे हैं देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में। सारे ही फैक्ट रामबाण हैं, सीधे सीधे आपके प्रश्न बनने वाले हैं ऐसे हैं, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन से एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको 25 क्वेश्चन ही बताऊंगी तो 25 से कम 50 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन कैसे आया, कौन सी योजना कब आई, इससे संबंधित फैक्ट क्या है, वो जरूर सुनते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके 107 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ मैं, पीछे लिंक में मिल सकते हैं। इसके अलावा हमारे हम जीतेंगे बैच में अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो ये पीडीएफ आपको मिल गई होगी। इसमें जो भी करेक्शन वगैरह कराना है, जो भी ऐड होना है, वो हमारे ग्रुप में ही ऐड होगा, तो हम वहाँ पर आपको सारी चीज़ करवा देंगे। पहला क्वेश्चन है आज का और सीरीज का 108। समन्वित बाल विकास सेवा योजना को कब आरंभ किया था? 1960 में आरंभ किया, 1975 में किया, 1980 में किया या 1992 में किया? तो समन्वित बाल विकास सेवा, जिसको हम आईसीडीएस बोलते हैं या बोला जाता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये 2 अक्टूबर 1975 को आई थी। कब आई थी? 2 अक्टूबर 1975 को आई थी। और ये 6 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती माताएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण और शिक्षा से संबंधित सेवाएं देती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य समुदाय कार्यक्रम है, जो समुदाय आधारित है। आपसे पूछेंगे दुनिया का सबसे बड़ा समुदाय आधारित कार्यक्रम कौन सा है? कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा समुदाय आधारित कार्यक्रम कौन सा है? तो आईसीडीएस ही दुनिया का पहला समुदाय आधारित कार्यक्रम है। इसके तहत 6 प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। सबसे पहला होता है पूरक पोषण आहार, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री न्यूट्रिशन बोलते हैं। दूसरा होता है टीकाकरण, जो कि वैक्सीनेशन होता है। तीसरा है स्वास्थ्य जांच। चौथा होता है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। पांचवा स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। और छठवां होता है निर्देशन सेवाएं। ये सारी 6 प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन आता है कि आईसीडीएस में कितनी प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं? तो आईसीडीएस में 6 प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। और गरीबी रेखा से नीचे आपन करने वाले महिलाओं और बच्चों को भी इसमें सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा 11 से 44 वर्ष की महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा भी इसके अंतर्गत दी जाती है। इसके अलावा शुरुआत मैंने बताई दी है, 2 अक्टूबर 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। 6 तरीके से, मतलब 6 प्रकार की सेवा इसमें दी जाती है। सबसे पहले जब ये आरंभ हुई थी तो केरल में आरंभ हुई थी। सबसे पहले ये आरंभ हुई थी कहाँ पे आरंभ हुई थी? ये केरल में आरंभ हुई थी। केरल में, याद रखिएगा, जब 2 अक्टूबर को ये आरंभ हुई थी तब ये केरल में आरंभ हुई थी। एक आपसे इससे पहला ही क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि जब ये आरंभ हुई थी, तब जब ये आरंभ हुई थी 2 अक्टूबर को, उस समय महात्मा गांधी की कौन सी जयंती हुई? महात्मा गांधी की कौन सी जयंती थी? 2 अक्टूबर को हम उनका बर्थडे मनाते हैं, महात्मा गांधी जी का। तो 2 अक्टूबर 1969 को उनका जन्म था। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। तो 1975 में हम उनकी कौन सी जयंती मना रहे थे, जिस जयंती पर हमने समन्वित बाल विकास सेवा आरंभ की है? ये क्वेश्चन भी कई जगह पूछा गया है कि समन्वित बाल विकास सेवा योजना को जब प्रारंभ किया गया तो उस समय महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई जा रही थी? ये आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। जल्दी से वीडियो पॉज करके जाइए, गूगल पर जाइए और देखिए 2 अक्टूबर 1975 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई, और मुझे कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो एकीकृत बाल विकास योजना है, इसको मतलब ये 1975 मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई थी। कौन सी में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई थी। लेकिन बीच में से ही, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना को बीच में से ही रोक दिया गया था, क्योंकि सरकार बदल गई थी, मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी। इंदिरा गांधी सरकार को हटके इसको इंदिरा गांधी सरकार ने आरंभ किया था। तो जब मोरारजी देसाई सरकार आई थी तो 1978 में इसको बंद कर दिया था। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसको बंद कब किया था? तो 1978 में इसको बंद कर दिया था और फिर से इसको 10वीं योजना में आरंभ कर दिया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसको फिर से शुरू कर दिया था। आपसे पूछ सकते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में इसको फिर से शुरू किया, किस पंचवर्षीय योजना में बंद किया? 5वीं में ही बंद कर दिया था, 10वीं में, ठीक, पाँच पंचवर्षीय योजना बाद इसको दोबारा से 10वीं पंचवर्षीय योजना अटल जी से थे उस समय, तो उनके समय में ये आरंभ फिर से हो गई थी। इसके अलावा ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये भी आपको याद रखना है। किसके अंतर्गत आती है?
महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आईसीडीएस को मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित आंगनवाड़ी केंद्रों से जोड़ा है और फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं के साथ काम करने इसको आरंभ किया गया है। तो ये सारे ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। समन्वित बाल विकास कार्यक्रम और कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये शिक्षा देता है। इसके अलावा आईसीडीएस कार्यक्रम की लागत, प्रति बच्चे की औसत लागत अगर देखें हम प्रति वर्ष, तो 700 से 1500 रुपये है। कितनी है? 700 से 1500 रुपये एक प्रति बच्चे की अगर औसत लागत देखें तो। इसके अलावा ये पूरे फैक्ट याद रखिएगा, अब और बताने वाली हूँ। इसके अलावा यहाँ पर हर दिन बच्चों को 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको हर दिन 500 किलो कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। जबकि हम बात की जाए, अगर किशोरियों की बात की जाए तो किशोरियों को 600 किलो कैलोरी दी जाती है और करीब 16 से 18 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें कुपोषित बच्चे की, जो बहुत ज़्यादा कुपोषित होते हैं, तो उन्हें 800 किलो कैलोरी दी जाती है और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। ये गंभीर कुपोषित बच्चों की बात होती है। इसका उद्देश्य लैंगिक असमानता को भी कम करना है, ताकि महिलाओं का भी महिलाओं के भी कार्यक्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। अगला भी इसी से संबंधित है। आईसीडीएस जब आरंभ हुआ था सबसे पहले 2 अक्टूबर 1975 को 5वीं पंचवर्षीय योजना में, उस समय ये कितने विकास खंडों में आरंभ हुआ था? तो उस समय ये 33 विकास खंडों में आरंभ हुआ था। कब हुआ? कितने विकास खंडों में इसको आरंभ किया था? उस समय इसको 33 विकास खंडों में आरंभ किया था। बहुत महत्वपूर्ण है, कितने में किया था? 33 विकास खंडों में इसको आरंभ किया गया था। फ्रेंड्स, मैंने आईसीडीएस से संबंधित है ना एक पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन का वीडियो बनाया है, पूरा आईसीडीएस उसमें बताया है। उसमें सक्षम 2.0 आंगनवाड़ी पोषण जो योजना है उसके बारे में भी बताया, उसको देख लीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पिन कर दूंगी। बहुत शानदार वीडियो, उससे आपका, क्योंकि आपका एग्जाम ही आईसीडीएस को लेकर है, तो वो एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईसीडीएस के अंतर्गत जो लाभार्थी महिला व शिशु की आयु क्या है? 6 वर्ष से कम आयु व 15 से 44 वर्ष की महिला, 10 वर्ष से कम शिशु और 13 से 23, दूसरा तो नहीं होगा। 7 वर्ष से कम शिशु भी नहीं होंगे, पहला ही हो जाएगा। आईसीडीएस के अंतर्गत लाभार्थी क्या हो जाएंगे? 6 वर्ष से कम आयु व 15 से 44 वर्ग की महिला इसकी लाभार्थी हो जाएंगी। अगला है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में कितने दिन का पोषक आहार प्रदान किया जाता है? 100 दिन का, 200 दिन का, 300 दिन का या 1 वर्ष? सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये मध्याह्न भोजन आखिरकार आरंभ कब हुई थी? तो मध्याह्न भोजन आरंभ हुई थी 15 अगस्त 1995 को। कब आरंभ हुई थी? 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन आरंभ हुई थी। और जब सबसे पहले किस राज्य की? तो 15 अगस्त 1995 को तो ये राष्ट्रीय स्तर पर लागू हुई थी, लेकिन उसके पहले ही तमिलनाडु ने इसकी शुरुआत कर दी थी 1955 में। 1955 में तमिलनाडु ने इसकी शुरुआत कर दी थी। तमिलनाडु में मदुरई के एक सौराष्ट्र बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी। 2001 ने सुप्रीम कोर्ट में सभी सरकारों को, राज्य सरकारों को आदेश दिए। कब आदेश दिए सुप्रीम कोर्ट ने? 2001 में। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सबको आदेश दिए कि सारे राज्य लोग जो हैं वो इसको शुरू करें। इस योजना को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्कूल शिक्षा के एवं साक्षरता विभाग के दिशा निर्देशों के मुताबिक चलाया जाता है। किस किस के अनुसार? भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत। याद रखना ध्यान से, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को किसके अंतर्गत चलाया जाता है? एक तो मानव संसाधन मंत्रालय के तहत चलाया जाता है, दूसरा स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अनुसार चलाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों के हर दिन हर विद्यार्थियों को 100 ग्राम और 100 ग्राम गेहूं या चावल दिया जाता था, और माध्यमिक स्कूल के जो विद्यार्थी रहते थे उनको 150 ग्राम गेहूं या चावल दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में 2001-2 से यहाँ पे क्या किया जाने लगा? पका हुआ भोजन दिया जाने लगा। कब? 2001-2 से यहाँ पे क्या हुआ? पका हुआ भोजन दिया जाने लगा। जबकि इसके पहले क्या होता था? इसके पहले इसमें केवल जो प्राथमिक स्तर के बच्चे थे उन्हें 100 ग्राम गेहूं दे दिया जाता था, और जो माध्यमिक स्तर के थे उन्हें 150
गरम गेहूँ दे दिया जाता था प्रति बच्चे को। लेकिन बाद में इसमें क्या हुआ, पके हुए खाने की शुरुआत करने लगी। 2001 से इसमें पका हुआ भोजन दिया जाने लगा, पका हुआ भोजन बांटने लगा। वर्तमान में इसका नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया है और ये अब 1 से 8 तक के बच्चों को गर्म भोजन तैयार प्रदान करती है। 1 से 8 तक के बच्चों को गर्म भोजन प्रदान करती है। अब इसका नाम क्या हो गया है, 2021 से पीएम पोषण योजना हो गया है। और इसके तहत पीएम पोषण शक्ति निर्माण के ये जो 5 साल की अवधि के लिए लागू किया गया है, 2021-22 से 2025-26 से। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो मध्याह्न भोजन योजना है, इसमें केंद्र और राज्य का परसेंटेज कितना रहता है। तो केंद्र और राज्य का परसेंट 60:40 होता है। कितना है केंद्र और राज्य का परसेंट? केंद्र और राज्य का जो परसेंट है वो 60:40 है। कितना? 60 और अनुपात 40 केंद्र और राज्य का परसेंट है। अगर पूर्व क्षेत्रों की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में 90:10 है। पूर्वी क्षेत्रों में कितना है? 90:10 है। जबकि हम बात करते हैं अगर केंद्र और राज्यों की, तो वहाँ पे कितना है? 60:40 है। मतलब 60वां भाग केंद्र देगा और 40वां भाग राज्य देगा। तो ये चीज़ याद रखना है। कितने दिन का आहार इसमें दिया जाता है? इसमें 200 दिन का आहार इसमें प्रदान किया जाता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में कितने दिन का पोषक आहार प्रदान किया जाता है? 200 दिन का किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल फीडिंग प्रोग्राम इसको माना जाता है। इस योजना के तहत प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे के लिए 450 कैलोरी, कितनी? 450 कैलोरी प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे के लिए दी जाती है। 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है और उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी दी जाती है और 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। दोनों ही फैक्ट याद रखना। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में प्रत्येक बच्चे को अगर प्राथमिक स्तर का है तो 450 किलो कैलोरी, माध्यमिक स्तर का है तो 700 कैलोरी, और अगर प्रोटीन की बात की जाए तो 12 ग्राम प्रोटीन, और माध्यमिक स्तर का है तो 20 ग्राम प्रोटीन इसके तहत दी जाती है। शिक्षा मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ये योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है। इसको केंद्र और राज्य दोनों मिलकर वहन करते हैं। सभी राज्यों को मुफ्त अनाज इसके तहत जो है प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये सारे फैक्ट मैंने याद करा। इसके अलावा ये जो मिड डे मील योजना है 3 मॉडल पर आधारित होती है, ये भी आपको याद रखना। ये मिड डे मील योजना है कितने? 3 मॉडल पर आधारित होती है। कौन कौन से मॉडल होता है? एक होता है केंद्रीकृत मॉडल, दूसरा होता है विकेंद्रीकृत मॉडल। केंद्रीय मॉडल में सेवा प्रदाताओं द्वारा भोजन तैयार किया जाता है, वितरित किया जाता है। विकेंद्रीकृत जो मॉडल होता है उसमें स्वयं सहायता समूह की मदद से भोजन तैयार किया जाता है। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। तो सारे ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अनाज यहाँ पे प्रति बच्चा प्रतिदिन 100 ग्राम और 150 ग्राम माध्यमिक के लिए, प्राथमिक कक्षा के लिए 100 ग्राम। दालें प्राथमिक कक्षा के लिए 20 ग्राम और माध्यमिक कक्षा के लिए 30 ग्राम। सब्जी की बात करें तो सब्जी प्राथमिक कक्षा के लिए 50 ग्राम और माध्यमिक कक्षा के लिए 75 ग्राम। इस प्रकार से मिड डे मील योजना में खाना जो होता है प्रोवाइड किया जाता है, पूरा खाना जो होता है प्रोवाइड किया जाता है। तो अब एक और क्वेश्चन इसके संबंधित बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग कितने बच्चे ऐसे हैं जो 6 से 14 वर्ष में आते हैं? तो लगभग 20.8 करोड़ बच्चे हैं। कितने हैं? 20.8 करोड़ बच्चे हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को मैंने एक मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का एक प्रॉपर वीडियो भी लेके आऊँगी, जिसमें जो पुराना मध्याह्न भोजन है और जो नया मध्याह्न भोजन है वो सारे ही फैक्ट कवर होंगे कि अभी जो सरकार ने इसका नाम जो पीएम पोषण योजना रख दिया है, इसमें सरकार ने क्या अपडेट किया है, पहले से इसमें क्या ज़्यादा अपडेट हो गया है, तो वो सारा हम पढ़ेंगे। इसके अलावा वित्त मंत्रालय जो है उन्होंने जो वित्त की लागत होती है, जो बजट है, उसमें भी इन्होंने लगभग 9.6% की बढ़ोतरी की है, ताकि लोगों तक अच्छा खाना जो है बच्चों तक पहुंच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। और विश्व का सबसे बड़ा ये भोजन का कार्यक्रम है, ये भी याद रखना है। और ये एक अभियान के अंतर्गत भी आता है जिसको बोलते हैं हम सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भी ये आता है। अगला है माध्यमिक शिक्षा भोजन में 200 दिन का तो पूरक आहार दिया जाता है, अपन ने पढ़ा है। माध्यमिक जो विद्यालय है शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा जो भोजन है, मध्याह्न जो भोजन व्यवस्था है, पीएम पोषण जो योजना है, उसमें प्रतिदिन पूरक पोषण आहार की मात्रा कितनी है, कितना दिया जाता है? तो
30 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन ये पहले दिया जाता था, लेकिन अब ये जो है इसकी मात्रा बदल दी है। अब 450 कैलोरी दी जाती है। कितनी, ये गलत है, ये कितना हो जाएगा, 450 कैलोरी हो जाएगा। कितना, 450 कैलोरी हो जाएगा और 12 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा। 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा। और अगर उच्च प्राथमिक की बात करें तो 700 कैलोरी हो जाएगा। उच्च प्राथमिक की बात करें तो 700 कैलोरी हो जाएगा और 20 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा। ये याद रखिएगा। ये उच्च प्राथमिक की बात करो, प्राथमिक में 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन, और उच्च प्राथमिक में 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन, ये आपको याद रखना है। दोनों ही फैक्ट यहाँ पर 450 कैलोरी कर लीजिएगा। मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन मिस्टेक है वो मैं करवाऊंगी। तो ये बहुत सारे लोगों ने क्या किया है ना कि हमारा कुछ ही लोगों ने पैकेज लिया है, तो वहाँ पे उनको ये बुकलेट मिली है, तो बुकलेट वो लोग खुद से अपना अपना नाम लेकर टैग लगाकर बेच रहे हैं। और कुछ लोग मेरे ही नाम से बेच रहे हैं कि जीके विद आकांक्षा की 300 रुपये में PDF ले लो, 200 रुपये में 3000 MCQ की PDF ले लो। तो इस PDF में बहुत सारा प्रिंट मिस्टेक है जो मैं ही अपडेट कराती हूँ हमारे ग्रुप में, मैं ही सही कराऊंगी। तो आपका लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो स्पेशली उन लोग बिल्कुल दूसरों की बातों में आके ये जो गलत कर रहे हैं, आप 300 वहाँ पे खर्च करेंगे, इससे अच्छा आप हमारा 799 का पैकेज नहीं ले लेंगे, जिसमें आपको ऐसे 3-3 हज़ार MCQ की तो हज़ारों PDF मिल जाएंगी, हर टॉपिक की PDF मिल जाएंगी, हर तरीके के MCQ मिल जाएंगे, और ट्रिक वीडियो मिल जाएगी, ट्रिक ऑडियो मिल जाएगी, और सारे अधिनियम, सारी योजनाएं, सारे आयोग, इसके अलावा पोषण पूरा, टीकाकरण पूरा, कुपोषण पूरा, इन सब के टॉपिक और इन सब की MCQ, गर्भवती महिला के करीब 500 से 1000 MCQ, प्रसव के करीब 500 से 1000 MCQ, बाल विकास के करीब 2000 MCQ, पूरे प्रबंधन के करीब 2000 MCQ, जिसके बाहर कुछ पढ़ना ही नहीं है, केवल वही पढ़ना है। वो पूरा मैराथन जो क्लासेस जो होंगी, जो हमारे टेलीग्राम पर चल रही हैं। तो ये इधर उधर की बातों में बिल्कुल मत आइए। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, मेरी बहुत सारी स्टूडेंट हैं जो खुद ही मुझे बताती कि मैम यहाँ पे ये लोग आपका ऐसा इस तरह से बेच रहे हैं या ये कर रहे हैं। तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विशेष पोषण कार्यक्रम जो था वो कब आरंभ हुआ? विशेष पोषण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1960-61, 1964-65, 1970-71 या 1974-75। तो जो विशेष पोषण कार्यक्रम आरंभ हुआ था वो 1970-71 में आरंभ हुआ। कब हुआ विशेष पोषण कार्यक्रम आरंभ जो हुआ है? विशेष पोषण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ है? 1970-71 में विशेष पोषण कार्यक्रम आरंभ हुआ है। कब? 1970-71 में हुआ है। ये पहले एक केंद्रीय कार्यक्रम था, लेकिन 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे राज्यों में स्थानांतरित कर दिया था। ये 1970-71 में आया था, उस समय 4थी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, लेकिन जब ये 5वीं पंचवर्षीय योजना आई तो इसको राज्य क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया था। इसका मकसद क्या था? जो शहरी मलिन बस्ती होती हैं, जहाँ झुग्गी बस्तियाँ बची हुई होती हैं, जनजाति क्षेत्र रहते हैं, ऐसे प्रभावित इलाके, सूखे प्रभावित इलाके, ग्रामीण परिवार के इलाके, जहाँ पे महिलाओं का पोषण स्तर सही नहीं रहता है, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये इसको आरंभ किया गया था, विशेष पोषण कार्यक्रम को। वर्तमान में ये सारे पोषण कार्यक्रम को हटा के 2018 में पोषण अभियान नरेंद्र मोदी जी ने 8 मार्च 2018 को आरंभ कर दिया था, राजस्थान के झुंझुनू जिले से। इस अभियान का मकसद ही था कुपोषण को खत्म करना, सभी नागरिकों को स्वस्थ आहार उपलब्ध कराना। प्राथमिक शिक्षा के लिए जो पोषण सहायता राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ हुआ था वो 15 अगस्त 1995 को हुआ था। जो विशेष पोषण कार्यक्रम होता है उसको हम SNP भी बोलते हैं, जिसको स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम ये कहलाता है। कब से आरंभ हुआ? 1970-71 में। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं ये किस मंत्रालय द्वारा आरंभ हुआ था विशेष पोषण कार्यक्रम? तो ये जो आरंभ हुआ था विशेष पोषण कार्यक्रम, समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आरंभ हुआ था। किसके द्वारा? समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आरंभ हुआ था। विशेष कल्याण पोषण कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा आरंभ हुआ था? समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा विशेष पोषण कार्यक्रम को आरंभ किया गया था। इसे शुरू में एक केंद्रीय योजना के रूप में आरंभ किया था, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन बाद में इसे बड़े दूसरे राज्यों में भी स्थानांतरित कर दिया था। वर्तमान में लगभग 22 मिलियन लोग इसके तहत लाभार्थी के तहत आते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? वही मलिन बस्तियों रहते, सूखा प्रभावित क्षेत्र रहते हैं, वहाँ के लोगों को पोषण उपलब्ध कराना। यहाँ पे 6 से 72 महीने के बच्चे को पूरक पोषण प्रदान किया जाता था। कितना? 6 से 72 महीने के बच्चों को पूरक पोषण प्रदान किया, जिसमें प्रति बच्चा
प्रतिदिन 300 कैलोरी और प्रोटीन प्रदान किया जाता था। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को 600 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता था। इसके अलावा आयरन, फॉलिक एसिड की गोली भी यहाँ पे दी जाती थी। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को 600 कैलोरी इसके तहत दी जाती थी और 20 ग्राम प्रोटीन युक्त पूरक आहार मिलता था। कार्यक्रम का क्रियान्वयन कौन करता था? बालवाड़ियों द्वारा होता था और बालवाड़ियों के जो कार्यकर्ता, सहायक योजना इसको लागू करने के लिए जिम्मेदार रहते थे। तो इस प्रकार से विशेष पोषण योजना आपको याद रखना है। विशेष पोषण योजना कब आरंभ हुई थी? 1970-71 में विशेष पोषण योजना को आरंभ किया था। कब किया था? 1970-71 में विशेष पोषण योजना को आरंभ किया था। कब आरंभ किया? 1970-71 में आरंभ किया, याद रखिएगा। अगला है किशोरी शक्ति योजना कब आरंभ हुई थी? किशोरी शक्ति जो योजना आरंभ हुई थी 1991 में आरंभ हुई थी और 1991 में इसको जो ICDS है उसके अंतर्गत भी शामिल कर लिया था। किशोरी शक्ति योजना, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि किशोरी जो शक्ति योजना है वो किशोरियों के मतलब किशोरियों को पोषण प्रदान करने, किशोरियों को शक्ति प्रदान करने के लिए महिला बाल विकास द्वारा ये आरंभ की गई थी। 1991 में आरंभ की गई थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया था। 2005-06 में इसको फिर से अपडेट वर्जन इसका 2005-06 में आया था। ओरिजिनल पूछा जाए 1991 का ऑप्शन आए तो 1991 लगाइएगा, ऑप्शन में नहीं आए तो 2005-06 लगाइएगा। ये प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये वहीं से ये लिया गया है। 11 से 18 वर्ष की लड़कियां इसके अंतर्गत आती हैं और इसका उद्देश्य है किशोरी शक्तियों को लैंगिक असमानता के अंतर्गत जो चक्र चल रहा है उसको तोड़ना, शिक्षा की एक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना और राज्य के सभी जिलों में, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में इस योजना को ज़्यादा प्रभावी तौर से लागू करना। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारी ही बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना कब आई? 20 नवंबर 2005, 10 अक्टूबर 2008, 20 नवंबर 2010 या 10 अक्टूबर 2010। तो ये आई थी 20 नवंबर 2010 को आई थी राजीव गांधी किशोरी योजना और 2011 से ये प्रभाव में आ गई थी। कब से? 2011, 1 अप्रैल 2011 से ये प्रभाव में आ गई थी। अगला क्वेश्चन है अन्नपूर्णा योजना कब आरंभ हुई? 2000, 2002, 2005 और 2008। 2000 से 2001 में ये आरंभ हुई थी अन्नपूर्णा योजना। इसका मकसद था कि जो बुजुर्ग लोग रहते थे, वरिष्ठ नागरिक रहते थे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना और जो पात्र होने के बावजूद अगर उनको खाना नहीं मिल पा रहा है तो इसके अंतर्गत उन लोगों को 10 किलो जो खाद्यान्न होता था वो मुफ्त दिया जाता था। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत क्या होता था? 10 किलो। आपसे पूछ सकते हैं अन्नपूर्णा जो योजना थी उसके अंतर्गत जो बुजुर्ग रहते थे उनको कितना खाना दिया जाता था? 10 किलो खाना दिया जाता था। इसके अलावा ये भी पूछते हैं कि जो अन्नपूर्णा योजना है वो किस मंत्रालय द्वारा आई थी? तो अन्नपूर्णा जो योजना है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आई थी। अन्नपूर्णा योजना किसके द्वारा आई है? अन्नपूर्णा जो योजना है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आई है। याद रखना, किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आई है। और ये कब लागू हुई थी? 1 अप्रैल 2000 में ये लागू हुई थी। इसका मकसद था उन नागरिकों को आवश्यकता पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा देना जिन्हें इसके योग्य माना जाता है और जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था जो पेंशन योजना है उसके तहत नहीं आते हैं और उनको खाने की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए अन्नपूर्णा योजना आई थी। तो अन्नपूर्णा योजना कब आई है? सन 2000 में आई है। किसके लिए आई है? किसके मंत्रालय के तहत आई है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आई है। इसके तहत कितना अनाज दिया जाता है? 10 किलो अनाज इसके तहत दिया जाता है। फ्रेंड, मेरी एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, अभी भी वैकेंसी भले ही कम है लेकिन एक टारगेट बनाकर एक स्मार्टली स्ट्रेटेजी करोगे, एक स्ट्रेटेजी दिमाग में बनाओगे कि हमको तो बताएं सुपरवाइज़र निकालना ही है, हमारी नज़र तो हमारी एक सीट पर है, ये सोच के अगर आप करोगे ना तो आपका 100% निकलेगा। कुछ भी मत पढ़ो, हर कुछ मत पढ़ो, जो ज़रूरत है, जो सच में ही यहाँ जो एग्ज़ाम में आना है उसको पढ़ो। मैंने हमेशा से बोला है कि उन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करो कि जो छोटे हैं और आपको पता है कि वो ये जो टॉपिक हैं ये मतलब ये हम कर सकते हैं, ये टॉपिक हैं हम सब कर सकते हैं। ये वही आपको करना है, जो आप कर सकते हो वही आपको करना है।
मतलब जो आप कम समय में ही निपटा सकते हो। अगर आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं मिल रही, अभी भी समय है, अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा जो प्रोग्राम है, आप जो हमारा जो एक टारगेट है 31 दिन का, वो आप अपना लीजिए, हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए। हम बहुत शानदार तैयारी करा रहे हैं। हमारे जो बैच है उसमें हम ट्रिक द्वारा टॉपिक तैयार करा रहे हैं। रोज़ का एक टॉपिक देते हैं, उसी टॉपिक का टेस्ट लेते हैं, उस टॉपिक को ट्रिक द्वारा याद करवाते हैं, दिन भर उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। मैथ्स भी कराते हैं, रीजनिंग भी कराते हैं, कंप्यूटर भी कराते हैं, पोषण भी कराते हैं, योजना, अधिनियम, प्रबंधन, बाल विकास, सारे टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं। और लास्ट में फरवरी स्टार्टिंग में हर टॉपिक के आपको वस्तुनिष्ठ उपलब्ध कराऊंगी, एमसीक्यू उपलब्ध कराऊंगी, बंच का बंच उपलब्ध कराऊंगी। ऐसा कराऊंगी कि उसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाहर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 एमसीक्यू आपको उपलब्ध कराऊंगी, उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना। उसकी थ्योरी भी इतनी शानदार तरीके से समझाई है मैंने वीडियो लेक्चर में। वो वीडियो लेक्चर सारे हमारे आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। हमारा जो बैच है वो पूरा का पूरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आता है। उसमें कोई भी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करनी रहती है। आपको केवल हमारे बैच ज्वाइन करना रहता है। हम आपको मुझे व्हाट्सएप करना रहता है, ये बताना है मुझे व्हाट्सएप करके 6260190944, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको मुझे व्हाट्सएप करके बोलना है कि मैम हमें आपका हम जीतेंगे बैच लेना है। मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी, आपको पेमेंट करना है 799। जैसे ही आपका पेमेंट मेरे पास आता है, मैं आपको हमारे दोनों टेलीग्राम ग्रुप और एक व्हाट्सएप ग्रुप सेट कर दूंगी। वहाँ आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। वो जब मैं आपको वहाँ पे पहुँच लेके चलती हूँ, टेलीग्राम कैसा मिलेगा आपको, वहाँ टेलीग्राम जैसे कि किसी आप एप्लीकेशन पे जब भी आप कोई जैसे कि आपको कोई ड्रेस खरीदना है तो आप सर्च करते हो, या कोई वॉच लेना है तो आप अमेजन पे जाके या फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च करते हो, वैसे आप हमारी उस पर जाके सर्च कर सकते हो। सारे टॉपिक आपको 5 टॉपिक वाइज एक एक ई बुक मिल जाएगी, एमसीक्यू मिल जाएंगे, उसके अलावा आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, टॉपिक की ट्रिक मिल जाएंगी, और भी हम बहुत सारी चीज़ें कराते जा रहे हैं, तो वो मिलता जाएगा। जहाँ से हम अभी करा रहे हैं आप वहाँ से ज्वाइन होइए। हम पूरा आपको बहुत जल्दी पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। फरवरी से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आपको पूरे समय पढ़ाई रहेगी। आपके पास समय नहीं रहता है, जब समय हो तब आप वीडियो देख सकते हो, जब समय हो तब आप टेस्ट लेके टेस्ट कर सकते हो। सारा कुछ आपके ही अकॉर्डिंग रहेगा। लेकिन अगर आप 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारा वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये पूरा हमारा हम जीतेंगे बैच है। 40 दिन का ये टारगेट है। 185 प्लस नंबर के लिए ये हमने बनाया है। 100% सिलेक्शन स्ट्रेटेजी है। ओनली 799 है। इसमें रिवीजन और प्रैक्टिस प्रश्न आपको मिलेंगे। ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक तैयार होंगे, ट्रिक द्वारा वीडियो लेक्चर्स होंगे। 2000 प्लस अधिनियम के एमसीक्यू मिलेंगे और ट्रिक्स सहित मिलेंगे। और ट्रिक्स मिलेंगी तो याद नहीं करना पड़े, इतना सारा दिमाग में कैसे रखोगे आप सोचोगे, तो हम ट्रिक द्वारा चुटकियों में याद करवा देंगे। सभी धाराएं, सभी भाग ट्रिक से। टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न, गर्भवती महिला प्रसव 1000 एमसीक्यू, पोषण 1500 एमसीक्यू, हजारों प्रैक्टिस प्रश्न, सिलेबस के हर वाक्य 3-3000 एमसीक्यू, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 एमसीक्यू, शिशु स्कूल पूर्व देखभाल के 1040 एमसीक्यू, बाल श्रम, बाल नीति, एड्स आधारित क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन का एक घमासान आपको एक पूरा का पूरा बंच मिलेगा, जो आपके लिए महिला सुपरवाइजर बनने में आपकी जो जान फूंक देगा। और इसके अलावा ये 3000 एमसीक्यू अलग है, जो हम डिटेल में पढ़ा ही रहे हैं। इसके अलावा हर टॉपिक के 1-1 हजार प्रश्न। छोटा सा छोटा टॉपिक हो, जैसे कि टीकाकरण होगा ना, टीकाकरण के भी हम आपको 1000 एमसीक्यू कराएंगे। महिला बाल विकास विभाग की 1000 योजना कराएंगे, और इनको पहले हम याद करवा देंगे ट्रिक द्वारा। आपको डाटा हर जगह मिल जाएगा, लेकिन कैसे याद करना है, किस तरीके से करना है। और सबसे मेन चीज़ जो होता है, हमारे यहाँ रोज टेस्ट होता है। सबसे मेन चीज़ क्या होती है, टेस्ट होता है। तो अब सबसे मेन चीज़ इसमें आपने टेस्ट होता है, टेस्ट देते हैं आप, रोज आपका टेस्ट होता है। तो टेस्ट से आपकी और ही ज़्यादा मतलब आप और ज़्यादा खुद को अपडेट पाते हैं कि रोज़ आपका टेस्ट हो रहा है, हर दिन हर टॉपिक का टेस्ट होगा। तो आप उतने ही ज़्यादा मतलब खुद को मोटिवेट फील करेंगे कि हम टेस्ट में इतना अच्छा स्कोर ला रहे हैं। आप नॉर्मली देते हैं संडे के संडे टेस्ट लेंगे, लेकिन हमारे इस बैच में डेली टेस्ट होता है, हम डेली टेस्ट लेते हैं। मैं आपको लेके चलती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये अब हम जीतेंगे बैच में आ गए हैं।
देखिए ये जो 14 जनवरी का टेस्ट का टॉपिक डला हुआ है, 14 जनवरी को किसका टेस्ट है आप देख सकते हैं। इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, मध्य प्रदेश महिला आयोग है, राज्य खाद्य आयोग है, मातृत्व लाभ अधिनियम है, मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ जो एक्ट है, प्रेगनेंसी एक्ट है, एमटीपी एक्ट है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और 2017 है। ये सारे टॉपिक का कल टेस्ट है। ये सारे टॉपिक हमने ग्रुप में पहुंचा दिए हैं, अब इनका टेस्ट होगा है। ये देख सकते हैं आप, ये सारे टॉपिक यहाँ पे मिल गए हैं, अब इनका टेस्ट होगा। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें, आप माई फाइल वाले सेक्शन में जब जाएंगे तो माई फाइल सेक्शन में जाके आप ये देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे मैंने महिला आयोग महिला अधिनियम का ये वीडियो डाला है, इसमें महिला आयोग पूरा, राष्ट्रीय महिला आयोग, मध्य प्रदेश महिला आयोग पूरा डला हुआ है। इसके अलावा राज्य खाद्य आयोग की भी वीडियो है ये, इसमें ट्रिक द्वारा मैंने याद करवाया है। इसके पहले मैंने ये एक पीडीएफ भेज दी थी जिसमें पूरा महिला बाल आयोग, राष्ट्रीय एमटीपी एक्ट की ये पूरी पीडीएफ पहुंचा दी थी, पीडीएफ पहुंचा दी है। अब नीचे उसका वीडियो पहुंचा दिया है और अब उसका टेस्ट होगा 14 जनवरी को, मतलब कल उसका टेस्ट होगा। आज ये सारा टॉपिक पहुंचा दिया है, आप देख सकते हैं। अब ये 14 जनवरी को टेस्ट होगा। इसके अलावा ये मैथ्स करवाइए, मैथ्स के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सारे करवाते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैथ्स भी करवाई जाती है। इसके अलावा ये देखिए, ये आईसीएमआर 2024 का डाटा है कि दालें कितनी दी जाती है, फल कितने दिए जाते हैं एक साधारण व्यक्ति को। इसके अलावा ये सिंड्रोम के क्वेश्चन है, सबसे ये हमारा बाल श्रम उन्मूलन है। बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब गठन हुआ था? 1994 में गठन हुआ था। ये एक क्वेश्चन आना ही है, हम इसी प्रकार के क्वेश्चन कराने वाले। अब जैसे कि मैंने आपको हमारे हम जीतेंगे बैच में ज्वाइन कर लिया, अब आपको यहाँ से कहाँ पे जाना है, फाइल में जाना है कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। जैसे कि आपको अगर एमटीपी एक्ट पढ़ना है तो आप इस पीडीएफ को ओपन कर लो, आपको महिला आयोग अधिनियम पढ़ना है तो आप इस पीडीएफ को ओपन कर लो, आपको आईसीएमआर पढ़ना है तो आप इस पीडीएफ को ओपन कर लो। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ना है, बाल विवाह निषेध अधिनियम के एमसीक्यू पढ़ना है या थ्योरी पढ़ना है तो आप एक्ट कर लो। देखो आपको इतना सारा ये पूरे के पूरी पीडीएफ मिल जाएंगी। आदिवासी योजना का पीडीएफ है, आदिवासी पूरी योजना है, आदिवासी योजना करीब 70 योजना है जिनको मैंने डिटेल में पढ़ाया है, सारा आपको यहाँ मिल जाएगा। और ये योजनाओं की देखिए ट्रिक भी मिल जाएगी, नॉर्मल याद नहीं करना है आपको, ट्रिक द्वारा आप याद कर सकते हैं, सारी योजनाओं को ट्रिक द्वारा याद कराया है। इसके अलावा बुद्धि लब्धि की ट्रिक, टीकाकरण की ट्रिक, कंप्यूटर पीढ़ियों की ट्रिक, टीकाकरण के करीब 500 से 600 एमसीक्यू मिल जाएंगे, कंप्यूटर पीढ़ियाँ फंक्शन की, कंप्यूटर की शॉर्टकट की, आईसीएमआर और गर्भवती महिला, आईसीएमआर और गर्भवती महिला को किस पोषक तत्व की कितनी आवश्यकता होती है, ये पूरा इसमें किया गया है। इसके अलावा ये प्रबंधन के टॉपिक है, जैसे कि सामुदायिक संगठन हुआ, समुदाय और प्रबंधन हुआ, ये सारे टॉपिक हुए देखिए। और इसके अलावा ये डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया गलघोंटू के करीब 100 प्रश्न हैं, गलघोंटू से संबंधित ये थ्योरी है और एक ये एमसीक्यू है। ये अभिप्रेरणा या मोटिवेशन से संबंधित प्रश्न है। ये खसरा के 100 एमसीक्यू है। ये उल्टी या वॉमिटिंग के 100 एमसीक्यू है। मतलब जो जो रोग दिए हैं सारे आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ये पंचवर्षीय योजना है, ये सारा टॉपिक आपको एक जगह पे मिल रहा है। वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये वीडियो लेक्चर्स, इस प्रकार से वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने पढ़ाई है, ये मैं पढ़ा रही हूँ वीडियो, ये देखिए, ये यहाँ पे वीडियो पढ़ाई जा रही है। तो ये इस प्रकार से टेलीग्राम पर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ये जो टॉपिक है, ये जो चैनल है, आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको कितना भी सर्च कर लो, मेरे पास मैसेज आता है हम सर्च कर रहे हैं नहीं मिलेगा। तो ये प्राइवेट ग्रुप है, ये प्राइवेट ग्रुप है और ये पेड ग्रुप है। जैसे कि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ही तैयारी हो रही है। 40 दिन का एक टारगेट है, टेस्ट, ट्रिक, टॉपिक, प्रैक्टिस, सब कुछ, रिवीजन, प्रैक्टिस, प्रश्न, सब कुछ तैयार करवाया जा रहा है। ओनली केवल 799 रुपये में। आपने कितने ही बैच लिए होंगे, एक बार ये बैच लेके देखिए, आपको अंदर से एक अलग ही जुनून फील होगा। पूरे समय आपको क्वेश्चन तैयार होंगे, डेली आपके 70 से 90 प्रश्न डेली के तैयार होंगे और टेस्ट देकर आप खुद को बहुत अच्छा फील करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, दीनदयाल जो अंत्योदय उपचार योजना है, इसकी शुरुआत कितनी हुई थी और इसमें कितने रुपए तक का निःशुल्क जांच की जाती है? तो दीनदयाल जो अंत्योदय उपचार योजना है, ये 25 सितंबर 2004 को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई जाती है। 25 सितंबर को तब आरंभ की गई थी। और ईयर कौन सा था दीनदयाल उपाध्याय का? 2004 में आई थी। ये दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना शासकीय अस्पतालों में जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध कराती है।
इस योजना का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री जो हितग्राही को शासकीय चिकित्सा संस्थानों में उपचार के समय परिवार स्वास्थ्य कार्ड या गरीबी रेखा के नीचे का जीवन कार्ड दिखाना पड़ता है। जरूरी सामग्री दवाएं इसमें मुफ्त दी जाती हैं। इसके अलावा इसमें 30,000 रुपये तक का, कितना, 30,000 रुपये तक की राशि इसके तहत दी जाती है। मतलब आपसे पूछे तो ये 2,000 20,000 नहीं है, 30,000 रुपये तक की राशि दीनदयाल अंत्योदय उपचार में दी जाती है। जब ये आरंभ हुई थी 2004 में, उस समय 20,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन वर्तमान में इसकी राशि बढ़ा दी है और अब कितनी दी जाती है, अब इसके अंतर्गत 30,000 रुपये की राशि दी जाती है। कितनी दी जाती है इसके अंतर्गत? 30,000 रुपये की दी जाती है। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल अंतिम पंक्ति पे खड़े हुए हैं, मतलब जो समाज की बिल्कुल अंतिम पंक्ति पे खड़े हुए हैं, उनके लिए ये योजना आरंभ की गई है। जिनका स्वास्थ्य पे ज़्यादा खर्चा हो जाता है, जिनसे गरीबी बढ़ती है, तो उनके लिए ये दीनदयाल जो उपाध्याय थे वो हमेशा गरीब लोगों के लिए खड़े रहते थे, इसलिए उनके ही पथ पर आगे चलते हुए इस योजना को लागू किया गया है। और ये बहुत ज़्यादा फेमस योजना है, सरकार की बहुत ज़्यादा फेमस योजना है। इसमें जो अस्पताल होते हैं, उन चयनित अस्पतालों को चुना गया है कि इन्हीं अस्पताल में जो है इलाज करवाया जाएगा। उन्हीं को कुछ डॉक्टर्स को, कुछ संस्थाओं को पंजीयन प्रदान किया गया है कि आपके ही हॉस्पिटल में इसको करवाया जाएगा। तो याद रखना, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब आरंभ हुई थी? दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना आरंभ हुई थी 25 सितंबर 2004 को हुई थी। गरीब परिवारों में गरीबी को, जोखिम को कम करना इसका उद्देश्य था। इस योजना के 2 घटक थे, एक ग्रामीण भारत के लिए था और एक शहरी भारत के लिए था। दीनदयाल अंत्योदय गरीबी के रूप में शहरी घटक जो था वो आवास और शहरी गरीबी मंत्रालय के अंतर्गत लागू हुआ था, और जो ग्रामीण घटक था वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आरंभ हुआ था। याद रखिएगा। कितने रुपए की राशि इसमें दी जाती है? 30,000 रुपये की राशि इसके तहत प्रदान की जाती है। अगला है जन स्वास्थ्य रक्षक जो योजना थी उसके क्या कार्य थे? जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के क्या कार्य थे? प्राथमिक उपचार, गांव के एक व्यक्तियों को जन स्वास्थ्य रक्षक हेतु प्रशिक्षित करना, महिलाओं को कार्यकर्ता की पहचान करना, सभी, तो ये सारे ही जन स्वास्थ्य रक्षा के कार्य थे। इसका उद्देश्य था जनता के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, जनता तक सारी सुविधाओं को पहुंचाना। अगला है जन स्वास्थ्य रक्षक योजना की शुरुआत कब हुई थी? जन स्वास्थ्य रक्षक योजना की शुरुआत हुई थी 1995 में। जन स्वास्थ्य रक्षक योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो जन स्वास्थ्य रक्षक योजना की जो शुरुआत हुई थी 1995 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1995-96 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1995 से 2002 के बीच प्रशिक्षित किए गए 52,200 जन स्वास्थ्य रक्षकों को राज्य स्तरीय परीक्षा पास करने के बाद मतलब ये दिया जाता था, जन स्वास्थ्य रक्षक बनाया जाता था। लेकिन बहुत सारे आंकड़े ऐसे उपलब्ध हुए हैं कि अभी तक बहुत सारे लोगों को इसमें मतलब कहीं पर भी जॉब नहीं मिली है। इसके तहत स्वास्थ्य रक्षकों को 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता था और 500 रुपये प्रति माह भी मानदेय दिया गया था कि प्रशिक्षण के समय 500 रुपये मानदेय भी दिया जाएगा। तो जन स्वास्थ्य रक्षक योजना कब आरंभ हुई? 1995 में हुई। आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें कितने लोगों को रोज कितना रुपये प्रशिक्षण के लिए कितने रुपये माह दिए जाने का वादा किया था? 500 रुपये जन स्वास्थ्य रक्षक योजना में देने का वादा किया था। अगला और ही इम्पोर्टेंट है, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कब आरंभ किया? 24 जनवरी 2014, 24 जनवरी 2012, 12 फरवरी 2009, ये 12 फरवरी 2009। तो ये आरंभ हुआ था 24 जनवरी 2014। कब हुआ था? 24 जनवरी 2014 को इसको आरंभ किया गया था सारे क्षेत्रों में पोषण अभियान को फैलाने के लिए। वर्तमान में ये सारे बंद हो चुके हैं और वर्तमान में केवल राष्ट्रीय पोषण योजना चल रहा है, जो कि पोषण अभियान चल रहा है, जो कि मार्च 2018 में आरंभ हुआ था। इसके अलावा पोषण सप्ताह मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, या पोषण माह कब मनाया जाता है? तो पोषण माह मनाया जाता है सितंबर महीने में। सितंबर महीने में पोषण माह मनाया जाता है। और पोषण पखवाड़ा कब मनाया जाता है? तो पोषण जो पखवाड़ा मनाया जाता है वो मार्च महीने में मनाया जाता है।
पोषण माह सितंबर महीने में मनाया जाता है और पोषण पखवाड़ा मार्च महीने में मनाया जाता है। अगला है डिप्थीरिया रोग किसके द्वारा फैलता है। डिप्थीरिया जिसको हम गलघोंटू रोग भी कहते हैं, डिप्थीरिया रोग, गलघोंटू रोग भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, नाक और गले का एक संक्रामक रोग हो जाता है, गले में इन्फेक्शन इसमें उत्पन्न हो जाता है। फ्रेंड्स मैंने है ना ऐसे छोटे छोटे टॉपिक के भी करीब आपको 200 एमसीक्यू करवा रही हूँ। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसमें, और यूट्यूब पर भी मैंने इसके करवाए हैं, जहाँ इसके आपको केवल 5-7 क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने कम से कम 100 से 150 एमसीक्यू इसके करवाए हैं। डिप्थीरिया के लिए इससे टेस्ट किया जाता है, कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरी बैक्टीरिया के द्वारा ये हो जाता है, और ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। याद रखना इसको क्या बोलते हैं, डिप्थीरिया रोग बोलते हैं। और ये किस ग्रंथि को प्रभावित करता है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो डिप्थीरिया रोग में कौन सी ग्रंथि प्रभावित हो जाती है, तो डिप्थीरिया में जो निम्फ नोड होते हैं, जो टॉन्सिल होते हैं, उसको ये प्रभावित करता है। गले में एक भूरे से काले रंग का एक मेम्ब्रेन बन जाता है, जिसको हम स्यूडो मेम्ब्रेन बोलते हैं, स्यूडो मेम्ब्रेन टाइप की बन जाती है गले में। ये मैंने जब आप है ना यूट्यूब पर सर्च करोगे ना डिप्थीरिया एमसीक्यू, तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। ये डिप्थीरिया आकांक्षा सर्च करोगे तो मेरा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे आप देखना। वो डिप्थीरिया आपके सिलेबस में मेंशन है, मतलब 1-2 क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे, तो वो आप डिप्थीरिया को वहाँ से पूरा का पूरा तैयार कर सकते हो, बिल्कुल निःशुल्क डला हुआ है। ये सब बताया है वहाँ पे, स्यूडो मेम्ब्रेन क्या होता है, कैसे ये हो जाता है, छींकने, हंसने, खाने पीने से कैसे ये बीमारी फैल जाती है, क्योंकि ये संक्रमण बीमारी है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। इसको गलघोंटू भी बोल रोग, तो रुधिर भी विषाक्तता भी उत्पन्न करता है, ये रुधिर में विषाक्तता भी उत्पन्न करता है, और श्वसन तंत्र को प्रभावित ये कर देता है। किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है। डिप्थीरिया रोग बैक्टीरिया मतलब जीवाणु के द्वारा होता है, मच्छर के कारण नहीं होता है। डिप्थीरिया रोग किसके कारण होता है, जीवाणु द्वारा होता है। और इसमें गले में दर्द, ग्रंथि में सूजन, बुखार, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और गंभीर संक्रमण रोग हो जाता है। मैं गंभीर संक्रमण मतलब ये दूसरे को बहुत जल्दी संक्रमित कर देता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बहुत जल्दी फैल जाता है। और इसको ये बूंदों बूंद के माध्यम से फैलता है, ये भी याद रखना, बूंद बूंद के माध्यम से फैलता है। और चर्म या श्वसन संबंधी रोग इसमें हो सकते हैं। एक धूसर झिल्ली हो जाती है, जो आपके टॉन्सिल या गले को ढक देती है। जैसे गले में ये एक टॉन्सिल है, इसके ऊपर एक कोई झिल्ली टाइप की बन जाए, सूजी जाए, तो वो ग्रंथि टाइप की इस डिप्थीरिया रोग में, इसलिए इसको बोलते हैं, ऐसा लगता है गला बंद गया हो, इसलिए इसको गलघोंटू रोग भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, आकांक्षा 1957 पर। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे अपडेट मिलते रहेंगे, बहुत सारी जानकारी मिलती रहेंगी आकांक्षा 1957 पर, बहुत सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ भी आपको बहुत सारे अपडेट मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक में बहुत सारी क्वेश्चन मिलते रहेंगे स्टेटस के थ्रू। टेलीग्राम पर भी आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, पोल मिलते रहेंगे, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और आकांक्षा 1957 इंस्टाग्राम पर आपको एडवांस लेवल के एमसीक्यू मिलेंगे जो एग्जाम में आएंगे, तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाके, आकांक्षा 1957 आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा आप 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं, डेली टेस्ट देना चाहते हैं, हमारे यहाँ जो टेस्ट होते हैं वो रात को होते हैं 10 बजे, रात को 10 बजे होता है और दिन में 4 बजे होता है। जो रात को 10 बजे नहीं दे पाता वो दिन में 4 बजे टेस्ट दे सकता है। इन टेस्ट की तैयारी हम पहले करवा देते हैं, पूरा टॉपिक याद करवा देते हैं, व्हाट्सएप पर प्रैक्टिस करवा देते हैं, उसके बाद टेस्ट लेते हैं। तैयारी करवा कर ही टेस्ट लिया जाता है, ऐसा नहीं कि आपको टॉपिक दे दिया और हमने टेस्ट ले लिया। हम पूरा टॉपिक तैयार करवाते हैं, ट्रिक द्वारा याद करवाते हैं पूरा टॉपिक, और फिर उसका टेस्ट लेते हैं। और टॉपिक की पीडीएफ भी देते हैं, उसका वीडियो लेक्चर्स भी देते हैं, उसके एमसीक्यू भी देते हैं, और फिर उसका टेस्ट भी देते हैं। इस तरह से पूरा टॉपिक तैयार करवाया जाता है। तो डिप्थीरिया के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है, कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। कौन सी, कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी जो होता है वो डिप्थीरिया के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा, कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी जो होता है वो डिप्थीरिया के लिए जिम्मेदार होता है, याद रखिएगा। अगला है हैजा किस जीवाणु से फैलता है। हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से फैलता है। हैजा भी किसके द्वारा फैलता है, जीवाणु द्वारा। हैजा क्या होता है, हैजा को हम नीली मौत बोलते हैं,
हैजा को कौन सी, जैसे कि प्लेग को काली मौत बोलते हैं ना, ऐसे ही हैजा को नीली मौत बोला जाता है। और ये गंभीर दस्त और निर्जलीकरण का कारण बनने वाले एक जीवाणु संक्रमण के कारण फैलता है। तुरंत इलाज ना होने पर ये जानलेवा हो सकता है। और विब्रियो कॉलेरी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये विब्रियो कॉलेरी कैसा है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये भी याद रखना किस प्रकार का बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और ये जो बीमारी है ये संक्रामक बीमारी है। कैसी बीमारी है ये? संक्रामक बीमारी, तीव्र दस्त संक्रमण इसको बोलते हैं। और ये जो हैजा होता है ये दूषित भोजन या दूषित पानी से होता है। किससे? दूषित पानी और दूषित भोजन के कारण ये हैजा हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और ये हैजा तीव्र जठरांत्र संबंधी मार्ग संक्रमण है। जठर रस के द्वारा ये अंदर चला जाता है, अंदर, और तीव्र तरीके से पूरी आंत को प्रभावित कर देता है। नीली मौत इसको कहा जाता है। काली खांसी किस जीवाणु के कारण होती है? काली खांसी पर्टुसिस के कारण होती है। इसके लिए डीपीटी का वैक्सीन भी दिया जाता है। डीपी की वैक्सीन किसके द्वारा दी जाती है? IM मोड द्वारा दी जाती है। इसकी 0.5 ml मात्रा दी जाती है। और IM मोड कितनी डिग्री पे दिया जाता है? 90 डिग्री पे दिया जाता है। तो काली खांसी किस जीवाणु से फैलती है? पर्टुसिस से फैलती है काली खांसी। इसको 100 दिन की खांसी भी बोलते हैं, या इसको हम हिंसक खांसी भी बोलते हैं। एक श्वसन तंत्र का संसर्गजन्य संक्रमण है। इसे टीके की मदद से आसानी से रोक सकते हैं, मतलब टीका लगा दो तो इसको रोका जा सकता है। 6वें, 10वें और 14वें सप्ताह में इसकी वैक्सीन दी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना कब आरंभ हुई? 2012 में इसको आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया था? 2012 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना, मतलब जो गरीब लोग रहते थे उनको औषधि प्रदान करने के लिए इस योजना को, कि निःशुल्क उनको दवाई प्रदान की जाए सरकारी हॉस्पिटल में, उसके लिए ये योजना आरंभ हुई थी 2012 में। इसका उद्देश्य था सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरे जिले में न्यूनतम दवाई उपलब्ध कराया जाए। और ये पहली योजना है, मतलब स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए पहली योजना ये बनाई गई थी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब दीजिएगा। सारे लोग इसी तरह से डेली पढ़ना चाहते हैं, ऐसे ही सुपरवाइज़र में 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो अगर हमारा हम जीतेंगे बैच नहीं कोई समस्या है कि आपको नहीं ले पा रहे, तो जो भी समस्या है आप मुझे बता दीजिएगा। जो भी डिस्काउंट मेरी तरफ से जितना हो सकता है, मेरी और मेरी टीम की तरफ से जो भी डिस्काउंट हो पाएगा, मैं आपको वो डिस्काउंट उपलब्ध करवा दूंगी। लेकिन अगर आप डेली टेस्ट के देकर डेली प्रैक्टिस करके ये करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए। अगला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना कब आरंभ हुई? श्रवण मतलब कान से संबंधित ये उपचार है। कान के लिए ये आरंभ हुई थी। किसके लिए आरंभ हुई थी? कान के लिए, कान के उपचार के लिए। कान में अगर कुछ हो गया हो तो उसके समस्या से निदान के लिए बाल श्रवण उपचार योजना आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई थी? 2016 में ये आरंभ हुई थी। कब हुई थी मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना? ये 2 मई 2016 में आरंभ हुई थी। उद्देश्य था पीड़ित बच्चों को आवश्यक उपचार और सहायक उपकरण प्रदान करना। और इसको बाद में इसको संशोधन भी किए गए। ऐसे बच्चे जो सुनने की क्षमता से प्रभावित हैं उनके लिए ये योजना लाई गई। ऐसे माँ बाप जो बच्चे का खर्च बहन नहीं उठा सकते, उसमें ये आई गई थी। इसमें 0 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे थे वो पात्र थे। कितने? 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना में उपचार दिया जाता था। ये आपसे पूछ सकते हैं कि मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना में जो उपचार दिया जाता था वो किस उम्र तक के बच्चों को दिया जाता था? तो 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। इसमें घोषित किया गया था 2017-18 तक ऐसे बच्चे चुनो जो श्रवण बाधित हैं और उनका उपचार करो। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आएगा यहाँ से। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब आरंभ हुआ है? 2016, जून 2016 में इसका आरंभ हुआ था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। किसने? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य था गर्भवती महिला को
हर महीने की 9 तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल और गुणवत्ता सुनिश्चित करना। इस अभियान में निजी क्षेत्र के चिकित्सकों को और स्वयं सेवकों के रूप में शामिल किया था। याद रखना, किस योजना में निजी क्षेत्र के चिकित्सकों को स्वयं सेवक के रूप में शामिल किया? तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना में शामिल किया। प्रसव पूर्व जांच सरकारी डॉक्टर ही करते थे। 31 जुलाई जून में घोषणा हुई थी और 31 जुलाई 2016 को ये मतलब इसको जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने मन की बात में इसमें बताया था और 9 जून को इसकी शुरुआत हो गई थी और जुलाई में मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के बारे में बताया था। प्रत्येक माह की 9 तारीख को महिलाओं को उसके लिए जागरूकता किया जाता है और 9 तारीख को हर महीने की प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि माता के में गर्भ 9 महीने तक रहता है, इसलिए ये 9 महीने के लिए बनाई गई थी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम कल करेंगे। अगर आप हमारा ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डेली इसी तरह से ट्रिक वीडियो पाना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए बैच। अगर नहीं कर सकते हैं तो वीडियो के माध्यम से देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।